हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है, एक तो बेटा अभिक्रिया का वेग को अपन के जो उत्प्रेरक है वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। ठीक है। तो पहले अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रभाव अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार जो प्रभावित करता है उसके बारे में। उसके बाद में अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। ठीक है। बाकी चीजें अपन ने सारी पढ़ ली है। ठीक है। लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं यूनिट के। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेटा अपन के उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है। तो अपन हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक बोलते हैं बेटा कैटालाइस्ट को। ठीक है। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालाइस्ट। अब देखो उत्प्रेरक किसको बोलते हैं। पहली चीज तो यह है, यानी उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है बेटा, स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन के बिना ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। आई चीज समझ लो, यानी खुद तो परिवर्तित नहीं होगा, खुद में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है। बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि बेटा देखो, मैंने आगे एक पिछली क्लास में मैंने चर्चा भी करी थी इस चीज के ऊपर कि भाई जो उत्प्रेरक होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। जो धनात्मक उत्प्रेरक है ना, वो अपन के अभिक्रिया के वेग को बेटा बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जो धनात्मक उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा है अभिकारकों के अणुओं की, उसको क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। ठीक है। और कम करेगा तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो क्या करते हैं बेटा, उस जो सक्रिय ऊर्जा है उसके मान को बढ़ा देते हैं। और सक्रिय ऊर्जा का मान यदि बढ़ जाता है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसकी अपन डेफिनेशन करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन क्या रहेगी कि वह पदार्थ, चलो लिख लेते हैं अपन कि वह पदार्थ जो जो स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन, स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन किए बिना ही क्या कर देते हैं बेटा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देता है। बिना ही अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब ज्यादातर केस में यही होता है बेटा, अभिक्रिया के वेग को क्या होता है बेटा, बढ़ाने के लिए अपन उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। एक चीज होती है बेटा निरोधक। निरोधक क्या करता है बेटा, अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, निरोधक। ये चीज अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल अपन को यही चीज ध्यान रखना है कि ज्यादातर केस में बेटा अभिक्रिया के वेग को क्या करता है भाई, बढ़ाने का काम करता है, वो है बेटा अपन के उत्प्रेरक। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट चीज, जैसे अपन का एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि ये जो 2KClO3 है, ये बेटा MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है, और अपघटन होता है तो ये टूटता है बेटा 2KCl प्लस 3O2 के अंदर। इसमें ये जो MnO2 है ना, ये क्या काम करता है बेटा, इस KClO3 के अपघटन की जो क्रिया है उसको क्या कर देता है, तेज कर देता है। यानी अभिक्रिया अपघटन की गति को क्या कर देगा बेटा, बढ़ा देगा। ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, MnO2 एक उत्प्रेरक है। ठीक है। और ये उत्प्रेरक क्या काम करता है बेटा, अपघटन की गति को बढ़ाता है, अपघटन की गति को क्या करेगा भाई, अपन के बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है। ये चीज आ गई होगी आपके अच्छे से समझ में। ठीक है। अब कुछ चीजें और है, छोटे छोटे पॉइंट जो अपन साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे। देखो बेटा, एक अपन ने लास्ट जो अपन ने क्लास ली थी उसके अंदर अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है।
ठीक है। अस्थायी मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है क्षणिक भर के लिए, बिल्कुल कम समय के लिए संकुल बनता है और उसके बाद में तुरंत किसमें चेंज हो जाता है बेटा, उत्पाद में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये उत्प्रेरक भी वही काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपन के, उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ मिलकर क्या करता है बेटा, अस्थायी मध्यवर्ती संकुल बनाता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपन के, अभिकारकों के साथ मिलकर अस्थायी मध्यवर्ती संकुल बनाता है, ठीक है। अब अभिकारक के साथ कौन मिलेगा बेटा, उत्प्रेरक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है बेटा, ये जो मध्यवर्ती संकुल है, ठीक है, वो शीघ्र टूटकर किसमें चेंज हो जाता है बेटा, उत्पाद में, और उत्प्रेरक को क्या कर देता है बेटा, पुनः मुक्त कर देता है, भाई अब तेरी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी बेटा, कि ये जो संकुल बना है, यह है संकुल, यह संकुल शीघ्र ही टूटकर उत्पाद बनाता है तथा उत्प्रेरक को उन्हें मुक्त कर देता है, ठीक है। ये हो गया बेटा अपन के नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो उत्प्रेरक है ना बेटा, ये अभिक्रिया को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, यानी शॉर्टकट, डायरेक्ट, जिसको आप अल्टरनेटिव पाथवे बोल सकते हो, ठीक है ना भाई। वैकल्पिक मार्ग का मतलब क्या होता है बेटा, अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। अब अल्टरनेटिव का कैसे, जैसे आपको घर पे जाना है, ठीक है, और स्कूल से जो आप, यदि आप बाई रोड जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, और एक ही यदि उसका कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए आपको, ठीक है, तो वो जो शॉर्टकट रास्ता है डायरेक्ट घर पहुंचने का, भले ही किसी के खेत में से हो, भले ही किसी की गली में से हो, या फिर भले ही किसी की छत के ऊपर से ही हो, ठीक है ना, तो वो अपन के लिए क्या होता है बेटा, अल्टरनेटिव मार्ग है, ठीक है ना। तो ये जो उत्प्रेरक है वो क्या काम करता है बेटा, अभिक्रिया के लिए वैकल्पिक मार्ग का जो वैकल्पिक मार्ग है उसको प्रदान करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि क्या बोला मैंने अभी, कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद में इस उत्प्रेरक का सक्रियण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, सक्रियण ऊर्जा पर प्रभाव, अब ये बेटा दो प्रकार से होता है, ठीक है। यदि ये सक्रियण ऊर्जा को क्या कर दे बेटा, कम कर दे, कौन, उत्प्रेरक, तो यहां लिख रहा हूं मैं, सक्रियण ऊर्जा को यदि कम कर दे, तो बेटा ध्यान रखना अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, अभिक्रिया की दर ये हो जाएगा बेटा अपन के, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज है अपन के, यदि सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देगा बेटा अपन के, अधिक कर दे, और अधिक करेगा तो सिंपल सी बात है, जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और ये जो अपन के काम करेगा, जो सक्रियण ऊर्जा को कम करने का, वो करेगा बेटा अपन के धनात्मक उत्प्रेरक, और ये काम करेगा बेटा अपन के ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसा नहीं कि इसके मान माइनस में आ रहे हैं, ये उत्प्रेरक को दर्शा रखा है मैंने बस, ठीक है ना। अब देखो इन सब चीजों से एक निचोड़ प्राप्त हुआ अपन को, वो प्राप्त हुआ बेटा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या करता है बेटा, तेज करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि जो
जब अणु आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो टकराने से क्या होता है बेटा, उनमें कुछ ना कुछ ऊर्जाएं होती है, ठीक है, और उन ऊर्जाओं की वजह से ही अपन के क्या होता है बेटा, अभिक्रिया से उत्पाद बनता है, ठीक है। तो उन ऊर्जाओं के मध्य जो अवरोध होता है, उस अवरोध को ये क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है, ठीक है। इसलिए अपन के ये जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी बेटा, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप अल्टरनेटिव कोई भी मार्ग ले रहे हो, उस मार्ग में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा है, ठीक है, और उसको यदि आप हटा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, अपन के सेकंड ऊर्जा का मान को क्या कर रहे हो, आप कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आपका जो गति है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मैं लिख सकता हूं कि क्योंकि, इसका लिख रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि गति क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्योंकि उत्प्रेरक क्या काम करता है बेटा, अभी मैंने बताया, ये ऊर्जा को, अवरोध को क्या कर देता है, उत्प्रेरक ऊर्जा के अवरोध को कम कर देता है, ठीक है। ये हो गया बेटा अपन के उत्प्रेरक के बारे में। कुछ अब उत्प्रेरक के गुण है, ठीक है, वो लिख लेते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट लगो आप, उत्प्रेरक के गुण, ये क्या क्या, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। अब गुण के अंदर पहला है बेटा अपन के कि ये क्या होता है बेटा, कम मात्रा में भी अधिक प्रभावी होता है, तो पहला लिख देते हैं अपन, कम मात्रा में अधिक प्रभावी, मात्रा में भी प्रभावी लिख देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा बेटा, ये जो अपन के डेल्टा जी है, जिसको अपन बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं करता है बेटा, ठीक है, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तो दूसरा है अपन के बेटा डेल्टा जी, जिसको अपन बोलते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। इस मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या गिब्स मुक्त ऊर्जा लिख देते हैं, चलो इसको एक काम करते हैं, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। ये अपन ने हालांकि पहले पढ़ लिया है कि डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या चीज होती है, इसलिए आप यदि प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही है बेटा, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्लियर करवा रखा है आपको। डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, और इसका लिख देते हैं बेटा, मैं परिवर्तन नहीं करता, मैं परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। और एक है बेटा, इस उत्प्रेरक की वजह से साम्य स्थिरांक नहीं बदलता है, साम्य स्थिरांक नहीं बदलता, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है, ये है बेटा अपन के अग्र एवं प्रतिगामी दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से क्या करता है बेटा, तेज करता है। अग्र यानी यदि अभिक्रिया आगे की तरफ जा रही है तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा, और यदि वापस रिवर्स में आ रही है तो भी अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, अग्र व प्रतिगामी, अग्र व प्रतिगामी दोनों अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया को समान रूप से, को समान रूप से तेज करता है, ठीक है। ये है बेटा अपन के उत्प्रेरक का प्रभाव। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरा कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट एक एक वर्ड आपको क्लियर हो रखा होगा, ठीक है। और अब एक काम करो बेटा, अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपन के रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत, जो अपन के ट्राउट्स और लुईस ने दिया था। अब ट्राउट्स और लुईस ने क्या बोला, ठीक है। ट्राउट्स और लुईस ने बताया कि जो दो अणु है, दो अणु यानी बेटा अभिकारक वाले, जिससे अपन को अभिक्रिया करवानी है, ठीक है, दो अणुओं के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया है ना बेटा,
तभी संभव हो पाती है जब वो आपस में टकराते हैं। क्या होते हैं बेटा, अणु आपस में टकराते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि बेटा जो टकराने वाले जो सारे अणु हैं सारे के सारे अपन को उत्पाद बनाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उत्पाद वही अणु बनाएंगे जिनकी जो टकरे हैं जो अपन के प्रभावी हो। अब प्रभावी का मतलब क्या होता है, प्रभावी का मतलब होता है किसी अणु के पास में एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जो उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उसको चाहिए, और उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन बोलते हैं बेटा देली ऊर्जा, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी अभिकारक का जो अणु है उसमें सामान्य ऊर्जा तो होती होती है बेटा, सब अणुओं के पास में सामान्य ऊर्जा होती है जब वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। और टकराने से आपको पता है कि उनकी ऊर्जा क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उस लेवल तक जानी चाहिए, कहां तक, देली ऊर्जा तक, सामान्य ऊर्जा से देली ऊर्जा तक। तो बेटा सामान्य ऊर्जा से देली ऊर्जा तक जाने के लिए जो अपन को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिस ऊर्जा की अपन को आवश्यकता पड़ती है उसको बेटा अपन बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है कि एक तो आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा कि बिना अणुओं के टक्कर से अभिक्रिया नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन उसमें भी यही है बेटा कि जो टकरे हैं वो प्रभावी होनी चाहिए, और प्रभावी के लिए क्या होनी चाहिए बेटा, उसके पास में न्यूनतम ऊर्जा जिसको अपन देली ऊर्जा बोलते हैं वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी तो ही अपन के अभिक्रिया से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको बताऊंगा मैं कि भाई ये जो अभिक्रिया का जो वेग है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले अपन पॉइंट लिखते हैं बेटा कि पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट मैंने बोला था कि दो अणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब वे आपस में टकराते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया अपन के, दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब वे आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है अपन के कि सभी टकरों में से, सभी टकरों में से बहुत कम टकरें ही क्या होती है बेटा, प्रभावी होती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपन के कि सभी टकरों में से, सभी टकरों में से बहुत कम प्रभावी टक्करें होती है, बहुत कम प्रभावी टक्करें होती है जो उत्पाद बनाती है, जो उत्पाद बनाती है। ये चीज आपको बेटा अभी साबित भी करूंगा मैं किस प्रकार बनाती है, ठीक है। तीसरी चीज है कि प्रभावी टक्कर के लिए पॉइंट नंबर 3, प्रभावी टक्कर के लिए एक अणु के पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, दहली ऊर्जा, ठीक है। एक चीज और, पॉइंट नंबर 4, अभिकारक अणु की प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है, जिसको अपन सामान्य ऊर्जा बोलते हैं बेटा, प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा
तक, दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है। अब यहां तक ले जाने के लिए बेटा क्या होगा, बेटा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां लिखता हूं मैं जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट में है बेटा कि जो अभिक्रिया मिश्रण से, देखो एक छोटी सी चीज बताता हूं बेटा, संगत आवर्ती किसको बोलते हैं? संगत आवर्ती होती है बेटा, जैसे अपन के कोई बर्तन लिया अपन ने, इस बर्तन के अंदर अपन ने अभिकारक मिलाई, दो अभिकारक मिला दिए, जैसे ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार, ठीक है। ये अपन का एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर अपन ने अभिकारक मिलाई, ठीक है। अब इस बर्तन में से अपन को क्या करना बेटा, एक सिरा लेना है, यहां से एक इकाई आयतन लेना बेटा, क्या लेना है, एक इकाई आयतन। एक इकाई आयतन का मतलब क्या रहेगा बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, कुल मिला के अपन को एक छोटे से डिब्बे के रूप में अपन को एक भाग लेना है। इस भाग के अंदर 1 सेकंड में कितनी टक्कर हो रही है, 1 सेकंड में कितनी टक्कर हो रही है, उन टक्करों की संख्या को बोला जाता है बेटा संगत आवर्ती, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्या अपन, मैंने क्या बोला कि अभिक्रिया मिश्रण के, अभिक्रिया मिश्रण के एक इकाई आयतन, एक इकाई आयतन में 1 सेकंड, 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, अपन के संगत आवर्ती, संगत आवर्ती, जिसको अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये भावर्ती नहीं है बेटा, आवर्ती है, संगत आवर्ती कहते हैं, ठीक है। और सक्रिय ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ई से प्रदर्शित करते हैं अपन, ई, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5, ठीक है। और अणुओं को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है बेटा, टक्करों के कारण, तो पॉइंट नंबर 6 लिख देते हैं, अणुओं को ऊर्जा टक्कर से प्राप्त होती है, टक्कर से अपन के प्राप्त होती है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट है कि अभिक्रिया के जो वेग है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब कौन कौन से कारक हैं, जिसमें देखो बेटा ए है, एक तो इसका क्या होना चाहिए बेटा, उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए। अब ये उपयुक्त अभिविन्यास क्या चीज है वो अभी आपको मैं बताता हूं। उपयुक्त अभिविन्यास, उपयुक्त अभिविन्यास, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा प्राथमिकता, प्राथमिकता, और इसको बेटा पी से प्रदर्शित करते हैं अपन, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा त्रिविम कारक,
त्रिविम कारक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा बेटा अपन के संगत आवर्ती, ये रहा अपन के संगत आवर्ती, बी अपन के संगत आवर्ती, जिसको अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा बेटा सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, जिसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इन सारी चीजों से जो अभिक्रिया का वेग है, इसको मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभिक्रिया का वेग, जिसको अपन बेटा आर से प्रदर्शित करते हैं, इजिकल टू हो जाएगा अपन के पी, जो अपन के क्या है बेटा, ये अपन ने पढ़ा था बेटा, ये वाला उपयुक्त अभिविन्यास पी, उसके बाद में जेड, जेड क्या अपन के संगत आवर्ती, ठीक है। और ये बेटा अपन के अभिकारक के अणुओं की है संगत आवर्ती, तो क्या बेटा अभिकारकों के अणु की अपन निकाला था बेटा इकाई आयतन के अंदर, ठीक है। और एक है बेटा अपन के, इसको अपन ने अणुओं की ऊर्जा को एनर्जी, वो है बेटा ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, आर टी है बेटा ये। इसको आप हाईलाइट कर लेना बेटा अच्छे से, इसका काम पड़ेगा अपन के न्यूमेरिकल के अंदर, अच्छे से हाईलाइट कर लो इसको, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज पीछे रहेगी बेटा, उपयुक्त अभिविन्यास। उपयुक्त अभिविन्यास क्या चीज होती है, इसको मैं यहां एडजस्ट करता हूं आपके। उपयुक्त अभिविन्यास क्या चीज है, यहां लिख देता हूं मैं अपन के उपयुक्त अभिविन्यास। अभी मैंने क्या बोला था बेटा कि जब अणु आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो टकराते हैं तो प्रभावी टक्करें होती है ना, वही अपन के कहने का मतलब है जो उत्पाद बनाती है। जरूर नहीं कि सारी टक्करें अपन के उत्पाद बनाते, ठीक है। जैसे कैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक अभिक्रिया है बेटा कि CH3Br यानी मेथिल ब्रोमाइड, वो क्रिया कर रहा है बेटा OH आयन से, ठीक है, और अपन के उत्पाद बना रहा है CH3OH प्लस Br आयन, ठीक है, ये चीज बना रहा है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ना, इसकी इस CH3 की, वो इस प्रकार की होती है बेटा, C हाइड्रोजन 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 और ये Br प्लस OH आयन, ये इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब आपको पता है ये अपन के विद्युत ऋण का काम करेगा, ये धन का होगा, और ये भी अपन को आपको पता है माइनस का चिन्ह, तो ये तो ऑलरेडी विद्युत ऋण है ही है, इसके ऊपर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है बेटा, इसको बाहर निकालता है। तो यदि ध्यान रखना बेटा, यदि ये अपन के इस चीज को ध्यान रखना, देखो इसको मैं वापस एक बार बता रहा हूं कि पहली चीज, यदि ये इसको बाहर निकाले बेटा, ठीक है, इसको मैं वापस लिख रहा हूं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अपन के Br और ये हो गया बेटा अपन के OH माइनस, ठीक है। यदि अपन के ये इसको बाहर निकालने की कोशिश करे, कौन, OH, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा ये इसको बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। जैसे ये अपन के इसके ऊपर ऋणावेशित है, ये भी ऋणावेशित है, आंशिक ऋणावेश दर्शा देता हूं, चलो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। ये OH यदि इधर से टक्कर मारेगा, इसके ये भी एक अणु है, ये भी एक अणु है, ये यदि इससे टक्कर इधर से टक्कर मारेगा तो बेटा ये इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये इससे क्या बेटा अधिक विद्युत ऋणी है, इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ से आके टक्कर मारनी पड़ेगी। यदि ये डायरेक्टली इसको बाहर निकालेगा बेटा, ये बंद तोड़ने के लिए, ठीक है, और फिर इसको यदि बाहर निकालेगा इस प्रकार, ठीक है, तो ध्यान रखना कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा, कोई उत्पाद नहीं, ठीक है। और ये यदि पीछे से आके टक्कर मारे इस प्रकार, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं अपन के, इसको
उपयुक्त अभिविन्यास नहीं बोलेंगे बेटा, ये उपयुक्त अभिविन्यास नहीं है। और उपयुक्त अभिविन्यास क्या होता है, जो प्रभावी टक्करें होती है। अब प्रभावी टक्कर में कैसे बेटा, कि जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये अपन के OH जुड़ा हुआ है, सॉरी Br जुड़ा हुआ है, और इससे क्रिया कर रहा है बेटा OH। तो क्या होगा कि इसमें एक मध्यवर्ती संकुल बनेगा, ठीक है। वो संकुल किस प्रकार का बनेगा कि भाई कार्बन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और जैसे ये OH आके पीछे से टक्कर मारेगा, ठीक है, तो यहां बेटा एक कमजोर बंध बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। OH के साथ में कमजोर बंध बनना स्टार्ट होगा, और ये जो अपन के ब्रोमीन वाला बंध है वो भी धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कमजोर होने लग जाएगा, ठीक है। ये आंशिक रूप से एक मध्यवर्ती संकुल की संरचना बनेगी, ठीक है। फिर अपन के क्या होगा बेटा, धीरे धीरे जैसे जैसे ये बंध मजबूत होता जाएगा, धीरे धीरे ये अपन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन के जो संरचना बनेगी वो बनेगी बेटा अपन के इस प्रकार की, कि भाई कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये अपन के OH यानी CH3OH की ये संरचना बनेगी, प्लस Br क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। आई चीज समझ में। और इसको बोला जाता है बेटा मध्यवर्ती संकुल, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं मैं इसको, चलो मध्यवर्ती इधर लिख देता हूं मैं, मध्यवर्ती, ठीक है। तो ये जो अपन के बनेगा ना बेटा, ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा उपयुक्त अभिविन्यास, यानी जो टक्कर है वो किस प्रकार प्रभावी है। आई चीज समझ में। तो ये होता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया का संगठित सिद्धांत। बहुत इजी है, यदि अच्छे से समझोगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं 4 बार पढ़ो, वीडियो का जो स्पीड है उसकी लिमिट को बढ़ा के पढ़ो, 2x पे पढ़ लो, 3x पे पढ़ लो, ठीक है ना। बार बार रिवीजन करते रहो, अपना आप ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई बेटा, ये अपन का लास्ट टॉपिक था। और अब कुछ न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देंगे, कि ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।